नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। क्रांति में स्वागत है मेरे सभी मित्रों का जो मेरे साथ में इस समय लाइव जुड़ चुके हैं 1857 की क्रांति पढ़ने के लिए। फाइनली, है ना। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। आपकी एक एक करके सारी डिमांड्स पूरी होती जा रही हैं। सवाल आपके सामने है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन। पहला ही सवाल। अब प्लीज थोड़ा ध्यान से चलना, क्वेश्चन आंसर मत बना देना। कुछ बातें मैं बोलूं उन्हें सुनते चलना। डेफिनेटली अपडेट होगा, ये तय है। नॉलेज अपडेट होगा, ये तय है। जैसे एम लक्ष्मीकांत के हमने क्वेश्चंस किए थे, कुछ सीखने को मिला था, यहां भी मिलेगा, ये तय है। आइए, पहला सवाल, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा का उद्देश्य क्या था। मेरे प्यारे साथियों, पहला, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का अब परित्याग हो गया था। नंबर एक, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखने का प्रस्ताव था। भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का रेगुलेशन करना था। यह सवाल स्टार्टिंग कहिए या ओपनिंग रिमार्क कहिए आज के सवालों का। क्यों? क्योंकि अक्सर यह सवाल उन लोगों से पूछा जाता है जो ये सवाल पूछना चाहते हैं कई बार कि सर, क्या वाकई में 1857 की क्रांति देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, या फिर वो क्रांति थी या नहीं थी। कई बार इस चीज को लेकर के बड़े बवाल होते हैं। जिनकी इसमें किरकिरी हुई वो कौन थे? अंग्रेज थे। अब जिनका यहां पर बुरा समय शुरू हुआ वो अंग्रेज थे, तो अंग्रेज इस बात को मानते ही नहीं है कि ये रेवोल्यूशन था। अच्छा, आप में से ना बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कि रेवोल्यूशन को समझना नहीं चाहते होंगे कि शब्द क्या होता है, रेवोल्यूशन होता क्या है अल्टीमेटली। तो मैं आपको बताता हूं मेरे प्यारे साथियों, कम समय में हुआ बड़ा परिवर्तन। पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको दे दूं, फिर मैं आपको आगे लेके चलूंगा और एक टर्म सिखाऊंगा, एक टर्म कॉइन करेंगे हम, जिससे समझेंगे और आज आपको पता चलेगा कि 1857 आफ्टर ऑल था क्या। आइए एक एक करके सारी बातें सुनते हैं। साथियों, सबसे पहली चीज क्या थी मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर आपको समझना बहुत जरूरी है। नियमन यहां से नहीं, नियमन पहले से ही हो चुका था साथियों। चीनी 1833 पहले ही हो चुका था, ठीक है ना। नियमन यहां शुरू नहीं हुआ था, पहले से शुरू हो चुका था। ध्यान से सुनिए, अब मैं थोड़ी सी बातें आपको बताना चाहूंगा। क्या है साथियों, जब हम शब्द यूज करते हैं ना, रेवोल्यूशन, कोई सा भी रेवोल्यूशन, चाहे आप ग्रीन रेवोल्यूशन देखें, व्हाइट रेवोल्यूशन देखें, है ना, 1857 का रेवोल्यूशन देखें, ये सारी चीजें वो हैं जिनमें बहुत कम समय में बहुत बड़े परिवर्तन हुए, जिन परिवर्तनों ने इतिहास में देखने पर अपने आप को बताया कि हां, हम परिवर्तन थे। ऐसे परिवर्तन अभी तक नहीं हुए। क्लियर? जैसे आप में से जितने भी बच्चे इस क्लास में बैठे हुए हैं, उन सब ने रिसेंट डेज में जो सबसे बड़ा आंदोलन देखा, जिससे पूरा देश कनेक्ट हो गया, जिसकी वजह से कोई चीज जुड़ी हुई दिखाई दी, मैं आपको बताता हूं, शायद आपको भी याद आ जाए, लोकपाल आंदोलन हमने देखा। कौन सा देखा? किसान आंदोलन नहीं। किसान आंदोलन का तो पूरा पॉलिटिसाइजेशन हो चुका है, मतलब पूरा चुनाव में, मतलब किसान आंदोलन जो है उसको राजनेताओं ने वो कर लिया है, खींच लिया उसको, ठीक है ना। लोकपाल, आपने अन्ना आंदोलन जब हुआ था, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, कुमार विश्वास, ये सब नेता निकल करके आए थे, वो आंदोलन आप सबने, आपकी पीने देखा है। कम समय में परिवर्तन हुआ और आपने क्या देखा, उसमें लोकतांत्रिक तरीके से मांग हुई और लोकपाल का गठन हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री तक के ऊपर जांच करने का अधिकार किसको दे दिया? लोकपाल को दे दिया। साथियों, 1857 ऐसा ही एक क्षण है भारतीय इतिहास में जिसने भारतीय राज व्यवस्था जो उस समय हुआ करती थी उसमें एक आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। देखिए, इतिहास की शुरुआत है, तो शुरुआत में थोड़ी सी बातें आपको बैकग्राउंड के बारे में भी मैं बता देता हूं, उससे आप थोड़ा कनेक्ट कर पाएंगे, किरदारों को आप समझ पाएंगे, है ना। किरदार कुछ यूं है साथियों, हम भारत को एक देश मानते हैं आज भी और उस समय भी। उस समय जो भारत देश था ना, ये अंग्रेजों की नजर में देश नहीं, एक उनके द्वारा ऑक्यूपाइड टेरिटरी था, जिस टेरिटरी पर वो शासन करते थे। खुद डायरेक्ट नहीं करते थे, अपने द्वारा किसी कंपनी, जैसे उदाहरण के लिए आज अडानी जो है वो ऑस्ट्रेलिया जाकर के कोल माइंस के अंदर कोयला निकाल रहा है। कल को पता चले कि ऑस्ट्रेलिया में पूरा अडानी जो है वो ऑस्ट्रेलिया को टेक ओवर कर लिया, तो ये कंपनी है तो इंडिया की, इंडिया ने ही उसको वो वहां पर एडमिशन दिलवाया है कि भाई इन्हें हमारे टेंडर दे दीजिए। आज आपको मालूम होगा कोलंबो पोर्ट पर
जो नॉर्थ फ्रंट बना रहा है वो अडानी ही है, लेकिन अडानी को नहीं मिला है वो प्रोजेक्ट, असल में भारत को मिला है। भारत सरकार की सिफारिशों पर उसे अडानी को दिया गया है, अर्थात भारत सरकार की पीछे से सिफारिश लगी हुई है। एग्जैक्टली इंडिया में ऐसी ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। आप लोगों को मतलब मतलब 100 साल पहले की तरफ ले चलिएगा, जब आप बक्सर और प्लासी सुनते हैं, जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी साथियों, वो अपने यहां पर केवल शासन करने नहीं आई थी, वो केवल व्यापार करने आई थी। व्यापार करते करते उसको समझ में आया कि अब समय आ चुका है कि भारत के अंदर जो लोग हैं, जिन्हें केवल खुद से मतलब है, दुनियादारी से मतलब ही नहीं है, इनमें फूट डाल करके इन पे शासन किया जा सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, उस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हम सबको लड़ा भिड़ा करके हमारे बीच के अंदर मतलब लोभ, लालच, रंग का जो खौफ, वो सब चीजों का उपयोग करते हुए उन्होंने हमारी मानसिकता को अपने अंदर धारण कर लिया और वो हम पर शासन करने लग गए। कुछ मुट्ठी भर अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करने लग गए। जिन राजघरानों की, जिन राजाओं की हम कहानियां सुना करते थे, वो राजा अब गुलाम हो चुके थे। वो राजा अब ऐसे हो चुके थे कि वो सुरक्षा के लिए, आप अगर आज भी सोचते हैं ना, तो सोच करके आपको हैरानी होगी। जरा सोच के देखिए, मैं आपको एक विचार बताता हूं, आप उसे सोचेंगे तो आपको लगेगा कि यार वाकई में मतलब ऐसा कोई दिमाग रखने वाला आदमी टैलेंटेड ही होगा। सोचो इन लोगों ने क्या तरीका किया। आज भी अगर आप इस बात को सोचते हैं तो भी लगता है कि गजब स्कीम है। स्कीम क्या है भाई साहब? आप बैठे हुए हैं बकायदा किसी घर में, आपने एक मूवी आई थी प्रकाश झा की, अगर देखी हो तो, अपहरण नाम से, मैं अभी कल परसों उसको रिवीजन कर रहा था, है ना। तो उस मूवी में एक सीन था कि अपहरण जिसका होना होता है उसकी भी सिक्योरिटी का बॉन्ड बंटता है, मतलब कि भाई वो अपना आसामी है, मतलब उसका अपहरण आप नहीं करोगे, हम ही करेंगे। अंग्रेजों ने कुछ ऐसा ही कर रखा था सर। क्या कर रखा था? अंग्रेजों ने राजाओं से कह रखा था कि आपकी सुरक्षा हम ही करेंगे। अब आप पूछेंगे किससे करोगे महाराज सुरक्षा? सबसे बड़ी मुसीबत तो आप ही से है। बोले वेरी गुड सवाल, आप हमसे तो बच नहीं सकते, तो हम आपकी सुरक्षा करेंगे, कोई और आपको ना ले जाए। मतलब आप राजा हैं, आप राजा रहिए, आपको हम सहायता संधि दे रहे हैं। इस सहायता संधि की मदद से, वेलेस्ली का कमाल था, ये दिमाग था साहब, ग्रेट वेलेस्ली। राजाओं को चोनी मतलब वो पहना दिया साहब, इसने टोपी पहना दी। क्या कर दिया इसने? क्या कह दिया कि साहब आप चिंता मत करिए, अब आपके ऊपर कोई दूसरा राजा अटैक नहीं करेगा। बोले आप क्या करेंगे? बहुत बढ़िया, ये सवाल बहुत सही पूछा। हम क्या करेंगे? हम आपको एकदम सूटेड बूटेड, जैसे आजकल बार में आप जाओ तो वहां बाउंसर खड़े होते हैं, होटल में जाओ बाउंसर खड़े होते हैं, हम सूटेड बूटेड बाउंसर देंगे आपको। बोले सर ये बाउंसर खाते बहुत हैं। बहुत बढ़िया, लेकिन ये खाएंगे अंग्रेजों का नहीं, आप ही का खाना खाएंगे, हम दे रहे हैं ना इनको। बोले अच्छा, फिर सर एक बात बताइए, बाउंसर आप देंगे, सुरक्षा ये हमारी करेंगे किसी और से? बिल्कुल। सर इन बाउंसरों को तनख्वाह कौन देगा? उसको बाय द वे उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की क्या बोला करते थे? सैनिक छावनी बोला करते थे। बोले सर इनको तनख्वाह कौन देगा? राजा जी सुरक्षा आपकी हो रही है तो तनख्वाह भी आप ही देंगे, भोजन भी आप ही देंगे, रहने की व्यवस्था भी आप देंगे। और राजा जी सोचिए मतलब कितने मस्त बैठे हुए हैं, उन्हें 1% भी ये नहीं लग रहा कि भाई फिर तेरा क्या है। कल को मैं आपसे कहूं कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, आप पूछेंगे सर बहुत सही है, सर इसमें क्या क्या देना होगा? बोले इसमें नाम मेरा होगा, बाकी सारे काम आप ही को करने हैं। आदमी की नियुक्ति जो है मैं आपके यहां कर दूंगा, तनख्वाह आप देंगे, सैलरी मतलब खाने पीने की व्यवस्था आप करेंगे, रहने की व्यवस्था आप करेंगे, आदमी वो मेरा कहलाएगा। सोचो इतना दिमाग उन लोगों ने लगाया, है ना। ऐसे ही एक स्कीम लेके आए साहब डलहौजी। क्या स्कीम लेकर के आ गए? डलहौजी स्कीम लेकर के आ गए कि साहब हम कैसे भी करके भारत के अंदर उन राजाओं को जिनको हमने बनाया है, क्योंकि अब तो साहब उनकी वजह से सुरक्षा मिल रही है लोगों को। दूसरा, जब हम आए थे जो उस समय राजा नहीं थे, उन राजाओं को, उनके अंदर लैप्स थ्योरी का पालन करेंगे। लैप्स थ्योरी का मतलब ऐसे लोगों को जिनकी खुद की संतानें नहीं है या फिर इन्होंने गोद संतानें ले रखी हैं, तो सत्ता हस्तांतरित नहीं करेंगे। खुद का बेटा होना जरूरी है। खुद का बेटा नहीं है तो वो पूरी की पूरी रियासत ऑटोमेटिकली अंग्रेज की हो जाएगी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी ले आए। ये ऐसी चीजें थी जिसमें वो राजा लोग इतने परेशान हो गए कि यार ये तो पूरी तरह से हमको अपने छाव में फंसा लिए हैं। एक इसी तरह की घटना मेरे प्यारे साथियों और हो रही थी, किसके साथ? भारतीय सैनिकों के साथ। भारतीय सैनिकों के साथ क्या हो रहा था? भारतीय सैनिकों के साथ में मेरे प्यारे साथियों जो धार्मिक भावना थी
उसको इन्होंने बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाई। कैसे क्षति पहुंचाई? इन्होंने क्या किया साथियों, भारतीय सैनिकों में जो हिंदू रिलीजन के लोग हैं, इनसे जिस कारतूस को खुलवाया गया, उस कारतूस में चमड़े के मतलब गाय की ग्रीस लगी हुई थी। जो कारतूस था उसके ऊपर जो कैप लगी होती है उसमें गाय की ग्रीस लगी हुई थी, ऐसे ही सूअर की ग्रीस लगी हुई थी। ये ग्रीस क्या होती है साथियों? आज अपना भी शरीर है ना, इस शरीर में ये एपिडर्मिस है ना, इसके नीचे फैट भरी हुई है। इसमें क्या भरी हुई है? फैट भरी हुई है। ये जो फैट है ना, ये जानवर से निकाल करके उसके ऊपर लॉक कर दिया ताकि उसमें पानी ना जाए। ठीक है, ऐसे ही बनती थी। मैं 1857 की क्रांति से पहले थोड़ी पृष्ठभूमि बना रहा हूं ताकि आप सवाल आसानी से कर पाए। हिस्ट्री का आगाज हुआ है तो थोड़ा सा अंदर से कहानी भी तो निकल के आए ना। तो अब आप सुनिए साथियों, फिर क्या हुआ। तो यहां पर जब ये दो व्यवस्थाएं की तो भारत में हिंदुओं और मुसलमानों को ये तो कारतूस था, इसके ऊपर लगी हुई चर्बी को मुंह से तोड़ के हटाना था, गोली बंदूक में डालनी थी। रॉयल एनफील्ड जैसे होती है ऐसे ही एनफील्ड राइफल हुआ करती थी, उसमें गोली चलानी थी सामने वाले दुश्मन पर। सैनिक गोली चलाने के लिए तो तैयार थे, जो मतलब इंडियन थे। मुसीबत ये थी कि उन्हें कारतूस पर से वो चीजें नहीं हटानी थी। ठीक है ना। मंगल पांडे ने इसका विरोध किया बैरकपुर छावनी में, जिसके चलते उन्हें लटका दिया गया। तो कहने का अर्थ यह है कि सैनिकों में विद्रोह, राजाओं में विद्रोह। सैनिकों ने एक चीज का विद्रोह और किया साथियों, और वो क्या था? आपको पता हो साथियों, मैंने आज ही सुबह आप लोगों को एक दिन पढ़ाया था। हाल ही में 5 अप्रैल को SS लॉयल्टी नामक एक जहाज था जो सिंधिया नेवल इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाया गया था। है कुछ याद आ रहा है? कौन सा दिन बनाया था बेटा हमने? समुद्र दिवस। किस चीज की याद में बनाया था? मैरीटाइम डे। हमारा पहला जहाज 1964 में पानी में उतरा। हमारा पहला जहाज 1964 में पानी में उतरा, और इनके वास्को मामा सन 1700 से भी 4 साल पहले इंडिया आ गए। सोच के देखो आप, इंडिया का बनाया हुआ पहला जहाज तो तब उतरा, वो भाई साहब मतलब 1498 में, सॉरी, तब इंडिया आ गए। आप अंदाजा लगाइए, जो आदमी, इस तरह से कल्पना करिए, 1500 से लेके 1964 तक, यानी 464 साल बाद इंडियंस ने अपना पानी का जहाज उतारा। क्यों भाई? इंडिया वालों को पता नहीं था क्या कि थोड़ा सा दूर निकलते ही समुद्र है? या कर्नाटक वाले जो लोग थे वो सस्ता नशा करते थे, गोवा वाले ये सब सस्ता नशा करते थे कि पड़े रहो, समुद्र दिखता ही नहीं है सर, हमको तो लैंड लगती है बस जाते नहीं है उस पे। ऐसे थोड़ी था, समुद्र दिखता था। लेकिन जनाब, हम लोग समुद्र देवता को मानते थे। समुद्र देवता, आप में हम उतर कैसे जाएं? मतलब उस पर चलना हराम। हमारे लिए समुद्र में चलना हराम, पाप था। ओशन गॉड था हमारा, उसमें चलना हराम। और ये लोग क्या करते थे? ये लोग जब आए तो भाई साहब इंडियंस को भर भर के समुद्रों में, चलो बेटा आज उस युद्ध में चलना है, चलो बेटा आज उस युद्ध में चलना है। हम जिसे पाप मानते थे उन इंडियंस को जहाजों में, क्योंकि भाई अंग्रेजों को एक प्रकार से समझिए जो सबसे बड़ा एडवांटेज मिला वो किस चीज का था? आप सोच के देखो, कल को पाकिस्तानियों को यह पता चल जाए कि इंडियंस पहाड़ पे चढ़ना गुनाह मानते हैं, इंडियंस के लिए गुनाह है, हिमालय पर्वत भगवान है, इस पर चढ़ना गुनाह है। तो ऐसी स्थिति में भाई दुश्मन के लिए तो फ्री में एज मिल गया ना, पहाड़ पे बढ़िया से बैठेगा, बोले ऊपर मत आ जाना, पाप लग जाएगा, अब मैं तेरे ऊपर गोली चलाऊंगा। तो भाई हमने सोचो, अपनी 7516 किलोमीटर की जो कोस्ट लाइन थी ना, वो इनके लिए छोड़ी हुई थी। आप सोच के देखिए कि आप आसानी से आइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लड़ते लड़ते समुद्र में घुस जाइए, हम कह देंगे टेम्स है, मतलब आउट है, आउट है, मतलब हम नहीं मानेंगे, हम नहीं लड़ेंगे। सोच के देखिए, हम इतना ज्यादा मेरे प्यारे साथियों अपने अंदर साइकोलॉजिकल बैरियर से जीते थे। उस साइकोलॉजिकल बैरियर को इन्हें तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया? ये हमारे सैनिकों को उठाए और पानी में बैग भर के ले गए कि चलो पानी में चलेंगे, युद्ध करने चलेंगे। इससे भाई हम लोग नाराज हो गए। ये कैसे करता है? कोई ऐसे थोड़ी करता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? 2 बातें हो गई, 3 बातें हो गई। कौन कौन सी? राजा नाराज हो गए, दूसरा क्या हुआ? सैनिक नाराज हो गए, सैनिक दूसरे कारण से और नाराज हो गए, नेवी के कारण। अच्छा साथियों, इसके अलावा साथियों अब नाराज हुए धार्मिक आधार पर लोग थे। वो कौन थे? लोगों के बारे में ये हम असल में क्या चीज पढ़ा रहे हैं? हाँ भाई, मजा आ रहा है कि नहीं? एक बार थम्स अप करिए, तब तो हम इस बारे में और भाषण दें, अदरवाइज सीधे सवालों पर एंट्री कर जाएं। सवाल चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा मतलब इतिहास है तो इतिहास की एंट्री भी धमाकेदार होनी चाहिए यार, है कि नहीं? मजा आ रहा है ना? सुनते चलो, थोड़ी कहानी और है। सुनिए साथियों, फिर क्या होता है साहब, इन्होंने साहब हमारे लोकल जो रीति रिवाज थे उनमें दिक्कतें खड़ी कर दी। हमारे यहां प्रथा ये थी, अगर किसी
जवान महिला का पति मर गया, तो भाई साहब महिला को भांग पिला के आग पे बिठा दो, जिसे हम सती करना कहते थे, कि भाई तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है क्योंकि तुम अभाग्यशाली हो, दुर्भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारा जीवित रहते हुए पति एक्सपायर हो गया। पति की गलती नहीं थी, पति चरस पीता था कि भांग खाता था, उसकी गलती नहीं थी, गलती तुम्हारी थी। अब अंग्रेजों को यह बात समझ में आई कि यार ये तो थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी सही नहीं है कि किसी जीवित आदमी को समाधि पर बिठा दे रहे हो, ये कहते हुए कि सती होना है। भाई आज तो मैं इतना बोल भी पा रहा हूं, अगर उस जमाने में मैं इतना बोल देता तो पता चलता मेरा ही गेम हो गया होता। समझ पा रहे हैं आप? मतलब क्या था? मतलब सती हमारे लिए बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी, रिलीजियस सेंटीमेंट। और सोचो ऐसे में अंग्रेज ये कह दें कि सती प्रथा गैर कानूनी है, अगर कोई भी सती करता हुआ पाया गया तो भाई साहब उसे दंड दिया जाएगा। अब सोच के देखो कितनी बड़ी बात। आज भी इंडिया में मेले लगते हैं, आप सोच के देखिए उस समय, मतलब आज ये सब 57 से पहले की कहानी है, तिथि विधि सब पढ़ा देंगे आपको, सती प्रथा विरोधी अधिनियम कब आया। मैं अभी मुद्दे पे चल रहा हूं आपको कि कौन से मुद्दे थे जिससे सब लोग भरे बैठे थे कि नहीं भाई अब नहीं चलेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या थी साथियों? अब आपने कहा फिर अंग्रेज महाराज ये क्या करोगे आप कि अगर कोई पति मर गया किसी का, तो पत्नी तो विधवा कहलाएगी ना? बोले हाँ कहलाएगी। तो पत्नी विधवा है तो फिर वो विधवा महिला करेगी क्या? बोले उसका पुनर्विवाह करो। ओहो, हराम पे हराम हो गया, एक तरह से धर्म से खिलवाड़ हो गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ले आए, ये तो बिल्कुल गलत है। हमारे जो समाज सुधारक थे उन दिनों, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करवा दिया, बाल विवाह को रुकवा दिया। हमारे यहां अभी आज भी राजस्थान में मेरे प्यारे साथियों ऐसे बहुत सारे आदिवासी क्षेत्र हैं जिसमें यह माना जाता है कि जिस समय बच्ची वयस्क हो जाती है, यानी कि उसका मासिक धर्म मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है, उस समय बच्ची का फादर के घर में होना फादर के ऊपर एक प्रकार का बोझ है, धार्मिक आधार पर उसे पाप कहा गया है। अब सोच के देखिए, जब इस प्रकार की मानसिकता आज भी है तो उस समय सोच के देखो क्या होगा। तो उस समय मासिक धर्म सामान्यतया बच्चियों के अंदर 16 साल की उम्र में, आजकल जिस प्रकार का खान पान हो गया 13-14 साल में शुरू हो जा रहा है, जो कि महिला होने की निशानी है, कोई पाप नहीं है। ठीक है, उस स्थिति में आप 13 साल से पहले की बच्ची का विवाह कर दे रहे हो और उसको आप सही मान रहे हो। सोचो भारत के कई समाज सुधारक, बताइए वो कौन से समाज सुधारक थे जिन्हें ब्रह्म समाज से इसलिए निकाल दिया गया था कि वो करते तो बाल विवाह का विरोध थे, लेकिन अपनी ही बेटी का एक राजा से विवाह कर दिया। बताइए कौन थे? राजा राम मोहन राय नहीं, गलत। केशव चंद्र। क्लियर? उन्होंने क्या किया? अपनी ही बच्ची का विवाह किसी और से कर दिया, खुद, मतलब इस चीज के प्रवर्तक, और खुद की बच्ची का विवाह कर दिया। आगे बात समझ में? तो भारत में पढ़े लिखे लोग भी इस सोच से परे नहीं थे। आगे बात समझ में? तो ऐसी ऐसी कुरीतियां, इन्होंने बाल विवाह को रुकवा दिया। तो भाई एक प्रकार से आपने वो सारे काम कर दिए जो कि भारत के खिलाफ थे। तो अब तो दिक्कत होनी ही थी। हो गई सर 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैनिक विद्रोह के रूप में ही हुई थी, लेकिन उन सैनिकों को बहुत सारे लोगों का समर्थन मिला। और देखिए, जब किसी ने सेना का ही भय बना करके शासन किया हो और वही सेना आपकी खिलाफत कर दे तो सत्ता हिल जाती है। और यही सत्ता हिलना था जिसका परिणाम था रानी विक्टोरिया के द्वारा फिर यह कहना कि अब कंपनी नहीं, सीधा मेरे अधीन शासन होगा। अब गवर्नर नहीं, वायसराय शासन करेगा। 1857 की क्रांति के बाद जो सबसे पहला परिवर्तन आया उसमें रानी विक्टोरिया ने क्या कहा? अब गवर्नर शासन नहीं करेगा, कौन करेगा? वायसराय शासन करेगा। ये मेरा व्यक्ति होगा, कंपनी का व्यक्ति नहीं होगा। जी हां, लॉर्ड कैनिंग जो अंतिम गवर्नर और पहले वायसराय थे। क्लियर? दूसरा क्या कहा? बोले लैप्स की नीति। ये कौन सी नीति थी? ये तो मुझे पता ही नहीं था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। कौन कहता है कि राजाओं से उनकी जगह छीन ली जाएंगी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, गलतफहमी है। मैं पूरा छोड़ दे रही हूं, कोई लोड नहीं है, राजाओं से कोई उनकी जगह नहीं लेगा। बोले मैडम आपकी कंपनी ऐसा करती थी
और पागल हो गए, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, आप लोड मत लीजिए आप। बोले अच्छा, और क्या किया? बोले आगे से ब्रिटिश सेना किसी भी प्रकार के या ब्रिटिशर्स जो हैं वो आपके किसी भी सामाजिक, आपके किसी भी धार्मिक, किसी भी मसले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। डोंट वरी, बहुत अच्छे हो गए हैं हम। क्या आपको बात समझ में आ रही है? बोले अच्छा, इतना कुछ। और भैया अभी तक तो हम लोग विश्वास करते थे इंडियन सैनिकों पर, ये तो बहुत ही नुकसानदायक निकले। तो अब हम सैनिकों का कॉन्फ़िगरेशन बदल देंगे। जहां पहले हिंदू या फिर इंडियंस की सैनिकों की संख्या और अंग्रेजों की सैनिकों की संख्या में जो अनुपात था, मान लीजिए 20 पर 1 अंग्रेज था, उसको बदल के 20 पर 5 अंग्रेज, 20 पर 10 अंग्रेज ऐसे कर दिया जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बोलिए सर। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि जिन चीजों के कारण अंग्रेज इतने साल से लोगों के विरोधी बने हुए थे, 1857 की क्रांति के बाद विक्टोरिया बोलती हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स खत्म। जैसे अपन कहते हैं ना बचपन में, चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, एग्जैक्टली वही हो रहा। क्या? हाँ भाई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स खत्म। हाँ भाई, सती प्रथा हम नहीं रोकेंगे, बाल विवाह हम नहीं रोकेंगे, कन्यावधु हम नहीं रोकेंगे। बोले बहुत बढ़िया। बोले सर और? बोले अब आप सब मेरे अंडर में सीधे सीधे जुड़ोगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया से चलेगा। और फिर अंग्रेजों से पूछते हैं कि सर 1857 क्या था? तो बताए वो क्या कहते हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही एक सैनिक विद्रोह हो गया था। अच्छा, हमारे चेहरे पर कुछ लिखा है क्या? है? तुम लोगों से पूछें, अंग्रेज इतिहासकार उठाइए, उनसे पूछा जाए कि सर 1857 क्या था, तो वो कहते कुछ नहीं, एक सैनिक विद्रोह था, एक म्यूटिनी थी छोटे से लेवल पर, कुछ जगह के सैनिक थे जो इधर उधर आ गए थे। कि कंपनी वालों से पूछो, जो कंपनी एक इंडियन नहीं खरीद ली अभी रिसेंटली, बर्बाद हो गई कंपनी इसके बाद। तो 1857 छोटी मोटी बात नहीं थी। लेकिन हम इंडियंस को ही नहीं पता था कि हम लोगों ने एक ऐसा काम 1857 में कर दिया था। हम इंडियंस को ही नहीं पता था कि हम लोगों ने 1857 में ऐसा कारनामा कर दिया था। तो बताइए हमें किसने याद दिलाया कि हम लोगों ने 1857 में ऐसा कारनामा कर दिया था? बताइए, हमें किसने याद दिलाया? नहीं, गांधी जी नहीं। जी संदीप ने बिल्कुल सही जवाब दिया, वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, जिनकी किताब थी 1857 फर्स्ट इंडियन रेवोल्यूशन। आप में से बहुत सारे लोग जो आज की इंडियन पॉलिटिक्स, जो कि व्हाट्सएप के माध्यम से, फेक न्यूज़ के माध्यम से, इधर उधर के मैसेजेस के माध्यम से चलती है, उनको अगर यह बात समझ में आए कि बीडी सावरकर कौन थे, वो व्यक्ति थे मेरे प्यारे साथियों, जिन्होंने 1857 की क्रांति को वर्ष, अब मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, वो ईयर मुझे याद नहीं है, मैं इसलिए गलत ईयर भी कोट नहीं करूंगा, लेकिन हाँ 20वीं सदी में, यानी सन 1900 से लेकर 1945 के बीच में लोगों के बीच में वो चीज लेकर के आए कि साहब अपन एक कारनामा ऐसे कर चुके हैं। 1857 में ये किताब नहीं लिखी थी साथियों, 1857 में तो खुद पैदा ही नहीं थे। ठीक है, हम लोग एक ऐसा कारनामा, कुछ बच्चे 1904 लिख रहे हैं, मैं इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता अभी, क्योंकि मैं फैक्ट के आधार पर कंफर्म नहीं हूं कौन सी तिथि थी, लेकिन यह कह सकता हूं कि 1857 नहीं था, सन 1900 के बाद की बात है। उनने ये पुस्तक लिखी और पुस्तक में लोगों को बताया कि अरे महानुभावों उठो, तुमसे ये बहुत ज्यादा डरते हैं, तुम्हारे कुछ स्थानों पर हुई झड़पों पर इन्होंने सत्ता का परिवर्तन कर दिया था, अगर सब लोग एकत्रित हो गए, उठ गए, जुड़ गए तो ये टिकेंगे नहीं। और यहीं से भारत के अंदर क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इसलिए क्रांतिकारी राष्ट्रवादी, चाहे फिर वो भगत सिंह हो, चाहे वो चंद्रशेखर हो, जिसने आजादी के लिए क्रांति को अपना कदम बनाया, जिसने सशस्त्र क्रांति को अपना हथियार बनाया, उन सबके लिए 1857 की जो ये किताब थी ना, ये एक मूल विधि किताब बन गई, ये वो पुस्तक बन गई जिसको पढ़ करके लोग एकदम मोटिवेट हो जाया करते थे। और मेरे प्यारे साथियों, आपको जान के आश्चर्य होगा कि अंग्रेजों ने इस किताब की छपाई पर, इस किताब की मतलब लिखाई पर रोक लगवा दी थी। आज हमको इतिहास में क्या पढ़ाया जाता है हमारे राजनेताओं के द्वारा कि बीडी सावरकर ने सेल्यूलर जेल से निकलने के लिए अंग्रेजों से
वो कर ली थी, सहमति कर ली थी कि मुझे जेल से बाहर निकाल दो। उन्होंने अपने द्वारा लिख करके एक मतलब वो लिख करके दिया था, क्या कहते हैं, सुलहनामा कि साहब हमें बाहर निकाल दो, मैं बाहर निकलना चाहता हूं, जेल से बाहर निकलना चाहता हूं। और उस आधार पर सोचिए, एक ऐसी महान शख्सियत जिसकी विचारधारा के ऊपर आज तक हम लोग मोटिवेट हो रहे हैं, जिसने आज ये कंटेंट आपको पढ़ने का मौका दिया, जिसने आपको गांधीयन एरा से पहले, कांग्रेस एरा से पहले का इतिहास पढ़ने का मौका दिया। आप सोचिए, मैंने टाइटल का नाम रखा 1857 रेवोल्यूशन। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको बक्सर, प्लासी और उसके बाद तीसरा जहां रुकने का मतलब मौका मिलता है, जहां माइलस्टोन मिलता है, वो 1857 की क्रांति है। उससे पहले आपको कहीं भी एक ऐसा लैंडमार्क नहीं मिलता जहां से आप हिस्ट्री को शुरू कर सकें। सोच के देखिए आप। और आज हम किस नाप पर नाप देते हैं उस चीज को कि उन्होंने समझौता करने के लिए बात की थी। और वीडी सावरकर, हाय हाय, अरे जनाब, वो क्रांतिकारी लोग थे, उनकी विचारधाराएं अलग होती थी, वो बहरूपीय होते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह भेष बदल के जाते थे, नाम बदल के जाते थे, एक देश से दूसरे देश में घूमते थे। सुभाष चंद्र बोस भी उसी विचारधारा के व्यक्ति थे, जिस विचारधारा में यह माना जाता था कि सब खून के दम पर ही आजादी आ सकती है। उनकी मौत को लेकर आज तक यह है कि सुभाष चंद्र बोस मरे कब, किसी को विश्वास ही नहीं है कि सुभाष चंद्र बोस मरे। बहुत दूर तक यह कहा जाता रहा कि बोस जिंदा है। फिर आप कहेंगे कि सर सहमति कर ली होगी, ऐसे नहीं होता। क्रांतिकारियों को एक चश्मे से नहीं देखा जा सकता। हम लोग बहुत तुच्छ हैं, यानी हम लोग वो चीज है ही नहीं जो इनकी महानता को, इनके कष्टों को समझ सके। ठीक है, उम्मीद है इस रेवोल्यूशन से और कुछ नहीं, आपके अंदर इतिहास पढ़ने की प्रेरणा जरूर जग गई होगी, है भाई। मैं मतलब इस चीज को थोड़ा सा थम्स अप कर दीजिए कि अगर कुछ ऐसा है कि हाँ सर अब तो ये लग रहा है कि ये सब चीजें जाननी चाहिए, क्या हमारा इतिहास है। ठीक है बेटा, चलिए, तो मैंने कुछ चीजें आपके सामने कवर की हैं। चलिए तो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए साथियों, क्रांति हुई, बहुत सारे क्षेत्रों में हुई। माफी चाहता हूं, मैं क्वेश्चन 1 का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा था, असल में मैं तो पूरा की पूरा एक्सप्लेनेशन। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर ये वाला ऑप्शन सही नहीं है क्या, रेगुलेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड विद इंडिया, रेगुलेटिंग द ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड विद इंडिया, कि इसने मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यक्रम को रेगुलेट किया था। नहीं, ये तो इससे पहले ही हो चुका था। 1813 1833 जब चार्टर आने लगे थे, चीन और चीनी का इनका एक अधिकार समाप्त कर दिया गया था, इनसे कह दिया गया था, पहले ही इनके ऊपर मतलब रेगुलेट करना शुरू कर दिया था। तो ये एक प्रक्रिया का पार्ट था, मतलब इसमें कुछ और नहीं था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। मैच द फॉलोइंग कॉलम। बताइए, आपसे पूछा जा रहा है क्रांतिकारी के नेता कौन थे। आइए साथियों, रिबेल, लीडर और सेंटर। एक साथियों जबरदस्त, अभी वो आपको मालूम होगा, एक मूवी का ट्रेलर आया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे यहां पर कोई ज्यादा पॉप एंड शो का ट्रेलर नहीं आता, तो फिर लोग उसको देखते भी कम हैं। लेकिन क्या नाम है उनका, पम्बी, जो कि इसरो के साइंटिस्ट थे, जिन्हें नासा वालों ने गलत तरीके से फंसा दिया था, है ना। नाम भूल रहा हूं यार मैं उनका, रॉकेटरी करके तो मूवी आई है, हाँ, नंबी नारायण करके वैज्ञानिक है। मैं कहता हूं कि आने वाले समय में इस मूवी को जरूर देखना। मैं आप लोगों के लिए एक दिन नंबी नारायण के ऊपर ही वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कौन है नंबी नारायण, जिसके ऊपर मूवी बन रही है। आपको जान करके मतलब हैरानी होगा, भारत के लिए काम करने वाले लोग जुनूनी होते हैं यार, पता चलेगा। चलो आइए साथियों, यहाँ रिबेल लीडर हैं और सेंटर ऑफ रिबेल आपके सामने है, विद्रोही नेता हैं कौन कौन से, इधर देखिए। बहादुर शाह जफर कहां से बिलोंग करते थे, बिरजिस कादिर, कुंवर सिंह, लियाकत अली। हाँ जी, जल्दी से सवाल को सॉल्व कर दीजिएगा। बताइए, आपसे ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपको साथियों ये चीजें आपको अवश्य याद जरूर करनी पड़ेंगी कि कौन सा नेता कौन सी जगह क्रांति का नेता था, जिसने अपने अपने गढ़ पकड़ रखे थे। हाँ, मैंने करंट में भी पढ़ाया था, बिल्कुल पढ़ाया था। हाँ हाँ बिल्कुल नारायण स्वामी, मैंने करंट में भी उनके बारे में बताया था। मैं एक बार उनके बारे में प्रॉपर अलग से वो बना देता हूं। एक विद्यार्थी लिख रहे हैं, सर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सब कुछ हमारे सामने चलचित्र चल रहा हो। चलिए, ये कुछ नसीबी है हमारी। चलिए साथियों, तो ये आपको याद रखने होंगे साथियों। कुछ प्रमुख मैं बता देता हूं, जैसे बहादुर शाह जफर जो है वो दिल्ली के अंदर लीड कर रहे थे, है ना। बिरजिस कादिर लखनऊ में लीड कर रहे थे, कुंवर सिंह जगदीशपुर में। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, तो एक अच्छी किताब है, मतलब हालांकि बहुत सारे लोग तो बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन जो सब चीजों का सार एक में समेट के बैठी हुई है वो है स्पेक्ट्रम।
जो सबकी एक्सपेक्टेशंस को अपने साथ, हाँ विपिन चंद्रा तो है, वो एक नोवेल है, ठीक है। हाँ, तो ऐसी स्थिति में आप लोग जो है स्पेक्ट्रम जो किताब आती है वो पढ़ लें। स्पेक्ट्रम जो हमारे पास है, जब हमने पढ़ना शुरू की थी तब इतनी सी थी, अब मेरी तरह वो खा खा के मोटी हो गई है, अब इतनी मोटी स्पेक्ट्रम हो गई है, लेकिन पढ़ना मजा आएगा आपको पढ़ने में, वो है ना। 1857 क्रांति उसमें से उठा के पढ़ना, हिंदी में भी आती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, ठीक है। हाँ, मेरी वाली को मैं दिखा दूंगा एंड में जब आप पढ़ लेंगे, वो तो कहीं आराम फरमा रही होगी, इतनी सी हो गई है, मतलब घिसके घिस्सू हो गई है, ठीक है। तो आपको मैं दिखा दूंगा उसे। तो मुद्दा ये है कि मैं जो कहना चाह रहा हूं, उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे हो, कि आप लोगों को करना क्या है, उस किताब में से 1857 क्रांति चैप्टर पढ़ लेना है, उसके पीछे आखिरी जो पेज है ना, उस आखिरी पेज में से निकाल करके ये चीज भी पढ़ लेना, कौन सी क्रांति का लीडर कौन था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आ गए मंगल पांडे। मंगल पांडे ने रिवॉल्ट किया था, कहां पर किया था? मंगल पांडे ने ग्वालियर में रिवॉल्ट किया था, ठीक है। द रिबेल ऑफ 1857 डिक्लेयर बहादुर शाह जफर एज द एम्पियर ऑफ इंडिया। 1857 की जब क्रांति हुई तो मेरे प्यारे साथियों, बहादुर शाह जफर को राजा डिक्लेयर कर दिया गया। कौन सा कथन यहां पर सही है, बताइए मेरे प्यारे साथियों। बहुत ही बढ़िया सवाल है। बैरकपुर छावनी, ये तो बातचीत करते करते ही हमने आपको बता दिया ना। हाँ, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, मंगल पांडे जो यंग सोल्जर थे, बैरकपुर छावनी में थे। अब गई नहीं ताइक्वांडो में? वो ना सर ने जो बैच है ना, वो बड़े बच्चों का कर दिया। ओहो, जो हमारे सर ने कहा आप जो बच्चे शाम को आते हैं वो उसी बैच के रहे, जो सुबह आते हैं वो उसी बैच के रहे। छुट्टी हो गई, आपकी कम मेहनत करनी पड़ेगी अब। ठीक है, आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 हु वर डिक्लेयर बाय द ब्रिटिश एज फाइटर्स। हाँ जी, फाइटर्स। अब साहब 1857 की क्रांति हुई। अब जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय पर अंग्रेजों के हिसाब से महान कौन जो उनके पक्ष में बोले। आइए साथियों इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास करिए मेरे प्यारे साथियों। बहुत ही मजेदार बात क्या है कि अंग्रेजों के हिसाब से जो उनके हिसाब से अपना था, समझिएगा इस बात को। आप आज कई बार कहते हैं ना, सत्ता के पक्ष में सत्ता के विपक्ष में लड़ाई हमेशा चल रही है साथियों। आज भी वैसी ही लड़ाइयां जारी हैं, देश में भीतर, देश के भीतर, देश के बाहर, सरकार के पक्ष में, सरकार के विपक्ष में। तो यहां पर साहब टाइटल बटा किस चीज का, कि तुम मेरे अपने हो, तुम्हें इज्जत दी जाएगी, तुम्हें इतनी इज्जत दी जाएगी कि हम चले जाएंगे तो भी तुम्हारी इज्जत बरकरार रहेगी। हद तो यह है साथियों, हद तो यह है कि इंडिया के अंदर आज गोरखाओं की नियुक्ति तो नेपाल से ब्रिटेन में डायरेक्ट होती है। अगर आप गोरखा रेजिमेंट के व्यक्ति हैं और आप गोरखा रेजिमेंट में होते हुए अगर जाना चाहते हैं, मतलब गोरखा हैं, नेपाली हैं और ब्रिटिश की सेना में भर्ती होना चाहते हैं, तो ब्रिटिश सरकार आज भी सेना भर्ती परीक्षा नेपाल में भी लेती है। नेपाल में परीक्षा होती है, वहां से नेपाली लोग सीधे ब्रिटेन की सेना में आज भी नियुक्त होते हैं। यही मैंने करंट में पढ़ाया था आपको याद है। हम जब सिंगौली की संधि की बात करते हैं तो असल में इसी बात को लेकर तो बात होती है कि अंग्रेजों के कभी गोरखा खिलाफ रहे ही नहीं, अंग्रेजों के समर्थन में रहे, ये लोग समर्थन में रहे। और हमेशा जब अंग्रेजों ने कहा कि इन लोगों को मारो, यानी सैनिक जो विद्रोह कर रहे हैं इनके ऊपर हथियार चलाओ, तो ये पीछे नहीं हटे, बोले ठीक है जो हुक्म, चला दिया। आ गई बात समझ में। एग्जैक्टली पंजाबियों के साथ भी था, यही कारण है। देखिए पंजाब, पठान, पंजाबियों में पंजाब रेजिमेंट, आज भी भारत के अंदर पंजाब रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, ठीक है, क्योंकि ये 1857 की क्रांति में पक्ष में खड़े थे। किसके पक्ष में खड़े थे? ब्रिटिशर्स के पक्ष में खड़े थे, ठीक है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू विद रेफरेंस टू द रीजन फॉर रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 की क्रांति के पीछे बताए गए कारणों में कौन सी चीज जिम्मेदार थी? एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं लेकिन क्यों? सवाल बेटा अच्छा है, लेकिन इसका जवाब एक शब्द में कैसे हो सकता है? निजी स्वार्थ जब आड़े आते हैं ना, आज भी साहब बहुत सारे लोग चुप हो जाते हैं,
सरकार के सामने कौन बोल पाता है? बहुत ही कम लोग होते हैं साथियों जो देश में सच्चाई के साथ देते हैं। हर किसी के तो निहित स्वार्थ है। स्वार्थ बहुत बड़ी चीज है। हमको जो आज क्रांति करते हुए हमारे लिए दिख रहे होते हैं, पता चलता है अगले ही दिन वो टिकट लेके चुनाव में उतर जाते हैं। जिन्होंने बच्चियों की कसम खाई थी कि हम चुनाव में नहीं उतरेंगे, आज उनका सेकंड टर्म कंप्लीट होने जा रहा है। जिन्होंने कस्में खाई थी, बच्ची की कसम खा के कहा था कि मैं कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, आंदोलन में मेरा साथ दो, वो कांग्रेस चुनाव जीतते ही कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ ली। ये पॉलिटिक्स है। ये इसी कारण है कि भारतीय युवा है ना, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी पर इवन कोई विद्रोह या नेता कर भी रहा होता है, उसके साथ विश्वास नहीं कर पाता है ना। हर जगह यही है। आप देखिए ना, उसके बाद में जो आंदोलन हुए देश के अंदर, आजादी के बाद के आंदोलनों में जेपी आंदोलन हुआ। जेपी आंदोलन के दौरान लोग जो थे वो मतलब सब कांग्रेस के खिलाफ खड़े हो गए थे। उसमें ऐसे नेता निकल के आ गए जिनकी पीढ़ियां अब ऐश कर रही हैं साहब। रही है उधर की तरफ सर लालू जी की पार्टी ऐश कर रही है, नीतीश यादव जी अलग पार्टी बना के सीएम चला रहे हैं, सत्ता मिल गई। यहां आंदोलन सत्ता का साधन हो गया सर। तो ये आप मत पूछिए कि क्या कारण थे, एक बार में नहीं बताया जा सकता। हाँ जी बताइए, पूछा जा रहा है क्या क्या कारण जिम्मेदार थे? वेलेजरी, दूसरी ब्रिटिश इंटरफेयर इन इंडियन कस्टम्स, डिक्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट ऑफ सोल्जर्स और यूज ऑफ कार्ट्रेज। मुझे नहीं लगता कि मैंने आप लोगों को जब, और मैं सच बताऊं, मैंने आप लोगों को जब ये चीज समझाई थी ना, थोड़ी देर पहले भाषण दे रहा था, मैंने आपके क्वेश्चंस भी नहीं देखे। मैं आपके क्वेश्चंस जो है ना वो कभी देखता नहीं हूं, पहले मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लोड करता हूं, क्योंकि मैं आपके साथ साथ खुद भी सॉल्व कर रहा होता हूं। पर आप सोचिए कि मैंने जब ब्रीफिंग दी आपको, तो ब्रीफिंग देते समय मैं आप लोगों के सामने ब्रीफिंग में भी ये सारी बातें गिनवा करके कंप्लीट करवाई थी। बहुत बढ़िया, उड़ा दिया। मजा आया, क्योंकि 1857 की क्रांति में कारण नहीं हो तब तक वो हो ही नहीं सकती। कारण ना हो तब तक तो वो हो ही नहीं सकती। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? सर आपकी क्लास में मन करता है कि करता रहूं। बहुत सही, वाह, तीनियों वाला डायलॉग मार दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलीव टू बी द लीडर ऑफ, षड्यंत्र करने का, एसेटिंग एंड फकीर्स हु कंस्पायर अगेंस्ट ब्रिटिश इन 1857। हाँ जी, ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता कौन था? फकीरों का नेता कौन था बताइए? नेताओं की बात है साथियों। जी मेरे प्यारे साथियों, ये सारा की सारा कारनामा करने वाले नाना साहेब थे। नाना साहेब ये थे कौन मेरे प्यारे साथियों? अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी है ना? अगर समय निकले तो फिर से एक बार देखना, ये साहेब वाहिब सब समझ में आ जाएंगे आपको। ठीक है, हाँ जी। तो मेरे प्यारे साथियों, ये बाजीराव टू जो है ना, पेशवा बाजीराव टू, उनके अडॉप्टेड सन थे नाना साहेब। अब अडॉप्टेड सन थे, अब देखिए थोड़ी सी चीजें आपको यहां पर एक और एंगल से भी देखनी होगी। क्या? इधर देखिए, नाना साहेब दी अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव द्वितीय। अच्छा, और जो लैप्स की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी, उस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के हिसाब से मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अडॉप्टेड सन के पास सरकार नहीं जाएगी। अडॉप्टेड सन के पास क्या होगी? सरकार नहीं जाएगी, यानी कि शासन नहीं जाएगा। तो भैया अडॉप्टेड सन तो इस समय एकदम फ्री हो गए, राजा ही नहीं बचे। राजा नहीं बचे तो अब क्रांति होगी, और क्रांति हुई। इनका साथ कौन ने दिया? तात्या टोपे ने दिया। रामचंद्र पांडुरंग, याद रख लेना, ये बहुत बार सवाल पूछा गया, इनका रियल नाम। क्लियर है? चलिए साथियों, और कैंपबेल जो है, इन्होंने मतलब इस चीज को प्राप्त किया था। नाना साहेब यहां से नेपाल चले गए थे। आगे चलिए दो सवाल और कर लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों को मैच करिएगा। हाँ जी बताइए साथियों। ये चित्रकार हैं जिसका नाम है फेलिस बिएतो सिकंदराबाग एंड टॉमस जोन्स बार्गर, द रिलीफ ऑफ लखनऊ। इनमें से कौन सा कथन सही है? उस समय की प्रमुख चित्रों में से हैं, बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है?
ये सुना भी नहीं, कोई बात नहीं, सुना नहीं तभी तो आप यहां बैठे हैं। हाँ जी, ये क्या है मेरे प्यारे साथियों, यहां पर हुआ क्या है, इस चीज को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। ये था क्या, देखिए आपको मालूम होगा, अंग्रेज लोग जो है ना, वो अपने आप को मानव अधिकार का बहुत बड़ा मसीहा मानते हैं। मानव अधिकार का बहुत बड़ा मसीहा मानते हैं, इसका मतलब क्या होता है, आज भी, आज सुबह मैं एक सवाल पढ़ा रहा था, अगर आपको याद हो, अला बाला करके, कि वहां पर योग बंद कर दिया गया, लेकिन वो हमारी रेटिंग कर देंगे, और हम लोग इसी हैंगओवर में रहते हैं आज भी। पता है आपको, हम आज भी मतलब वो लेकर के चल रहे होते हैं, व्हाइट मैन्स बर्डन, यार गोरा है, जेंटलमैन तो होगा ही ना, गोरा है, ये मतलब बहुत बड़े वाले हैं यार ये। मतलब आप सोच के देखो इन्होंने क्या गेम खेला। हमको लगता है आजकल हमारे राजनेता इन्हीं से सीख रहे थे, सीखे हुए हैं क्या, इन्होंने लोगों में, ब्रिटेन के अंदर लोगों में इंडियंस के खिलाफ, ताकि कंपनी के द्वारा किए गए जितने भी कृत्य हैं उन्हें सही ठहराया जा सके। अंग्रेजों ने क्या किया, देखो आज तो क्या होता है, आपके पास व्हाट्सएप होता है, आप व्हाट्सएप से फट से फोटो खींचे इधर उधर शेयर कर दिए। उस समय व्हाट्सएप वगैरह होते नहीं थे, या तो अखबार होता था या पेंटिंग होती थी। उसमें क्या किया, ये दो चित्रकार थे, इन्होंने पेंटिंग्स बनाई, और उन पेंटिंग्स में दिखाया कि देखो इंडियंस हम लोगों के साथ इंडिया में क्या करते हैं, अंग्रेजों के साथ क्या करते हैं, महिलाओं के साथ क्या करते हैं, बच्चों के साथ किस तरह का बर्ताव करते हैं, वो दिखाने के लिए, ताकि ब्रिटेन में लोगों में एकदम जोश भर गया कि अब तो बदला लिया जाना चाहिए। और ब्रिटिशर्स यानी जो ब्रिटेन के लोग थे, वो अपनी कंपनी के साथ हो लिए। सिंपैथी गेम, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अरे बोलिए। ये दो प्रमुख चित्रकार थे जिन्होंने ऐसी ऐसी फोटोज बनाई, जिसमें महिलाओं की फोटो, बच्चों की फोटो, ऐसी चित्र बना करके दिखाए गए, जिसमें अंग्रेजों की औरतें, बच्चे एक दूसरे से लिपटे हुए हैं, और मतलब लोग उन पर ज्यादती कर रहे हैं। ऐसी पेंटिंग बनाई साथी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बिल्कुल सही जवाब। ये आखिरी सवाल है, फिर यही रोकना पड़ेगा, अदरवाइज तो फिर मैं क्या है, मतलब कुछ भी बोलता हुआ निकल जाता हूँ। ये विजन डायलॉग नहीं मारते बेटा, तुम यार सीधा समझ जाते हो, ऐसे नहीं करते। हाँ भाई, मैच 1 और मैच 2 करना है। दिल्ली को मैच करना है कि यहां पर किसने दबाया, किस चीज को, आंदोलन को, कानपुर में किसने दबाया। अब सोचिए, हमारी हिस्ट्री को पढ़ने का तरीका देखिए आप सर, हमारी हिस्ट्री के अंदर आप लोगों को क्रांतिकारियों के जितने नाम याद करने पड़ते हैं ना, मुश्किल से आपको लीडर्स के नाम याद होंगे, मुश्किल से। आप में से कई लोगों ने तो ये पूछ लिया, सर कहां से पढ़ना है, ये लियाकत अली कहां से पढ़ना है सर, हैं बहादुर शाह सफरी पढ़ना कहां से। लेकिन आप आज भी देखिए पेपर उठा करके, हमारे आंदोलन को दबाने वाले लोग कौन थे, उनको याद करना मजबूरी है हमारी। हमारे पेपरों में आते हैं सर, ये बताइए इस आंदोलन को कौन ने दबाया, क्यों, हमारे इतिहासकारों ने भी उन्हें विजेता डिक्लेयर किया। सर 1947 के बाद तक हम अंग्रेजी लीगेसी में हैं। आप जिस संविधान का जश्न मनाते हैं उसका 2/3 भाग तो एज इट इज कॉपी पेस्ट है। जिस आईपीसी के तहत आज भी राष्ट्रद्रोह के केस में अंदर डाल दिया जाता है, वो आईपीसी अंग्रेजों वाली है। किसकी बात कर रहे हैं आप? बस उसकी जगह हम जो है वो श्वेत अंग्रेज नहीं है, बस ये समझिए। सत्ता एज इट इज चली आ रही है सर, लोड मत लीजिए। आप खुश हैं कि आप लोकतंत्र में हैं? हाँ जी। आइए मेरे प्यारे साथियों, यहां पर पूछा जा रहा है दमनकर्ता कौन कौन थे। चलिए साथियों, तो यहां पर दमनकर्ता पता हो तो बढ़िया है, नहीं पता हो तो याद कर लीजिएगा हमारी। चलिए साथियों, थैंक यू सो मच, होपफुली आपको यह सेशन पसंद आया। फिर मुलाकात करेंगे आपसे।